हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मिडेवल हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। थोड़ा सा हम स्टोरी को जानेंगे कि किस तरह से हमारे देश में इन्वेजन हो रहा है, मुस्लिम इन्वेजन। सबसे पहले अरब ने अटैक किया, फिर तुर्क अटैक करेंगे, जिसमें हम 3 इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे। एक जिसमें हम अरब के बारे में पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे अटैक किया। फिर हम तुर्क के बारे में पढ़ेंगे, और तुर्क में हम 2 लोगों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, गजनी और गौरी के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने अटैक किया लूट के उद्देश्य से। ओके, तो बस इन तीनों के अटैक्स के बारे में हम जानेंगे, और उसके पैरेलली इंडिया का क्या स्टेटस था, कौन कौन से राजपूत स्टेट्स हमें दिखाई देते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन जो हमारा आज का लेक्चर है, इसका नाम है टकराव का युग। और ये हमें छोटे छोटे स्टेट्स दिखाई देते हैं भारत में, और इसी बीच कुछ हमें फॉरेन इन्वेडर्स आते हुए दिखाई देते हैं। तो हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इन्वेड किया, क्या बीच में इनके टकराव दिखाई दे रहा है, वो सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टाइम पीरियड कौन सी बात कर रहा है। 1000 टू 1200 एडी की बात कर रहा है, यानी 1000 से 1200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, राइटर यहाँ पर इसकी बात करता है। ओके, इस टाइम पीरियड में ही हमें एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। देखो, इसके पहले की स्टोरी आप सारा कुछ पढ़कर आ गए हो। ठीक है, हमने पढ़ा था पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास के बारे में स्टडी करा था, चोलास के बारे में हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें चोलास के बारे में पढ़ा था। इन पूरी की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें देखी थी हमने। अब यहाँ पर ये जो गुर्जर प्रतिहार वाला रीजन था ना, यही स्प्लिट होता है, यही टूटता है, और ये टूट के छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स में बढ़ जाता है। तो जब हम इसकी बात करें ना 1000 से 1200, इस समय हमें कई सारे राजपूत स्टेट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। चौहान या चहमान बोलो, गहड़वाल बोलो, तोमर बोलो, तो कई सारे राजपूत स्टेट्स दिखाई देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके पैरेलल हमें यहां से अटैक होते हुए दिखाई देता है। देखो, सबसे पहला अटैक, हम स्टोरी तो पढ़ने वाले 1000 से 1200 तक की, लेकिन जो पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ था वो हमें दिखाई देता है 712 एडी में, 712 ईस्वी में। और वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम, इसके द्वारा फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन किया गया था, क्योंकि इस्लाम धर्म का उद्भव अभी हो रहा है। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये कौन था? ये अरब था। ओके, अरब देश से बिलोंग करता था, और इसने आके अटैक करा था कहां पे? सिंध जो है, भारत का जो हिस्सा सिंध था, वहां पर इसने अटैक करा था। ठीक है, और वहां के शासक को हरा के एक छोटे से क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। लेकिन जब ये आगे बढ़ना चाह रहा था ना, तो यहां पर उस समय कौन था? 712 के आसपास यहां पर हमें दिखाई देते गुर्जर प्रतिहार, यहां पे हमें दिखाई देते चालुक्यास। तो जब ये आगे बढ़ना चाह रहे थे ना, अरब इन्वेड करते हुए सिंध से आगे, तो वो बढ़ नहीं पाए, क्योंकि मजबूत गुर्जर प्रतिहार थे, वो दीवार की तरह काम किया, और उन्होंने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। इस वजह से वहां पे हमने कोई स्टोरी स्टडी ही नहीं किया। ओके, ये यहीं तक सिमट कर रह गए। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है 712 एडी में, और कहां पर हो रहा है ये आपने जान लिया। ओके, अब हमने जो स्टोरी यहां से चालू करी 1000 से लेकर, वो इसलिए चालू करी है क्योंकि वापस से हमें मुस्लिम इन्वेजन दिखाई देंगे, और ये अरब नहीं, ये तुर्क करेंगे। यहाँ पे है ना टर्की, तो ये जो तुर्क है वो इन्वेट करेंगे अब इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पर हमें 2 जो है पासेस दिखाई देती हैं, बोलन पास, खैबर पास, वहां से ये अटैक करते हैं। और ऐसे 2 तुर्कों का नाम हम पढ़ने वाले हैं हमारे आज के सेशन में। एक जिसको आप बोलते हैं गजनी, जिसने टेम्पल्स पर अटैक किया था इंडिया के। दूसरा जिसका नाम था गौरी, गौरी के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो 2 तुर्क आएंगे ना, इसमें से आखिरी वाला ये जो गौरी होगा ना, यही भारत के एक छोटे से क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। और 1000 से 1200 तक की ये स्टोरी चलेगी, और इसके बाद से जो इसका जीता हुआ क्षेत्र था, वहां पर मुस्लिम भारत में रहकर शासन चालू करेंगे 1206 से लेकर, जिसे हम सल्तनत काल के नाम से जानेंगे। और ये शासन कब तक चलता है? 1526 तक चलता है। तो ये टाइम पीरियड पढ़ेंगे जिसे हम सल्तनत काल कहेंगे। और फिर 1526 से आपका अप्रॉक्स 1707 तक मुगल काल चलता है। वैसे तो मुगल्स जो है हमें 1857 तक दिखाई देते हैं, रिवोल्ट तक, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका
पीक टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1707 तक, औरंगजेब की जब तक डेथ नहीं होती। तो कुल मिलाकर अभी हम ये वाली स्टोरी कंक्लूड करने वाले हैं आज के सेशन में, लेकिन हम इसको भी लिंक करेंगे क्योंकि इसे हमने पढ़ा ही नहीं है। उस समय इसलिए नहीं पढ़ा था कि किसी काम का नहीं था, अटैक करके वहीं तक सीमित रह गए, लेकिन क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम इन्वेजन, इसकी बात करने वाले तो हम यहाँ पर इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू। अब जल्दी से हम आते हैं हमारे चैप्टर पे, बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं, इजी है। टकराव का युग। पश्चिमी एशिया में 7वीं सदी में एक शक्तिशाली प्रसारवादी अरब साम्राज्य के उदय के बाद, यानी वेस्टर्न एशिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है ना, अगर आप मैप पर देखोगे, ओके तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका, इधर पूरा ये एशिया और ये अरब पेनिनसुला, तो ये इसको बोल रहा है वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया, यानी जो अरब पेनिनसुला वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हमें अरब दिखाई देते हैं। और ये जो अरब साम्राज्य है ना, ये 7वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गया था, और ना केवल शक्तिशाली हो गया था, ये लगातार एक्सपांशन कर रहा था, एक्सपांड कर रहा था 7th सेंचुरी एडी के बाद। और ये हमने देखा भी, हमारे प्रीवियस सेशंस में हमने देखा था कि किस तरह से जो अरब हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, और यहाँ पर पूरा ट्रेड जो है ना, इंडिया से होने वाले ट्रेड पर काफी कुछ कंट्रोल भी कर लिया था अरब्स ने। तो बस राइटर यही बोलता है कि पश्चिमी एशिया में, वेस्टर्न एशिया का जो 7th सेंचुरी एडी वाला टाइम पीरियड था, यहाँ पर हमें शक्तिशाली अरब साम्राज्य का उद्भव होते हुए दिखाई देता है। और इसके बाद 9वीं सदी में अब्बास राजवंश के खंडहर पर अनेक महत्वाकांक्षी युद्ध प्रेमी तुर्क राज्यों का उदय हुआ। और ये जो अरब है, अरब के बाद हमें कौन दिखाई देते हैं, तो बोल रहे हैं कि अरब के बाद जो यहाँ पर अब्बासी थे ना, अब्बासी का जब डिक्लाइन हुआ, वो जब टूटे, उनके टूटने के बाद हमें इस क्षेत्र में कई सारे तुर्क राज्यों का उद्भव होते हुए दिखाई देता है। तो ये जो वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें दो महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में पढ़ना है, एक जिसको बोल रहा है अरब साम्राज्य, दूसरा जिसको बोल रहा है तुर्क। यही दो जो वंश से संबंधित लोग हैं ना, वो अटैक करने वाले इंडिया में। ओके, इनका रीजन क्या है, वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट, ये वाला जो क्षेत्र है ना, अरब तुर्क, ये इनका रीजन है जहां पर ये बसते थे। ओके, और वहां से इन्होंने इंडिया में अटैक किया। अब इंडिया में अटैक की किस पर्पस से कर रहे हैं, तो देखो याद रखना, ये इंडिया में अटैक कर रहे थे लूटपाट के पर्पस से, क्योंकि इस समय तक भारत में हमें बहुत ज्यादा समृद्धि आते हुए दिखाई देती है, काफी ज्यादा मेटल था भारत में, और उस समय दान दक्षिणा बहुत दी जाती थी। आपको पता ही है कि अर्ली मिडेवल पीरियड में कितना ज्यादा मंदिरों को दान दिया जा रहा है, ब्राह्मणों को अनुदान दिया जा रहा है। तो जो भी बौद्ध, जैन या हिंदू मंदिर हुआ करते थे, उसमें बड़ी मात्रा में सोना दान दिया जाता था। तो मंदिर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था इस समय, और ये लोग लूट करने के लिए उद्देश्य से आते थे। लूट क्यों करते थे, इनका भारत की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, ना तो ये भारत में रूल करना चाहते थे, बल्कि इनका पूरा इंटरेस्ट छुपा हुआ था कि जो मक्का मदीना वाला क्षेत्र है, इस पर हम अपना नियंत्रण स्थापित करें। जो भी वेस्टर्न एशियन जितने भी ये राजवंश थे, ये यही चाहते थे कि मक्का मदीना, जो इनका एक धर्म से जुड़ा हुआ स्थान है, पवित्र स्थान है, उसको ये चाहते थे कि हम अपने नियंत्रण, मतलब हमारे अधीन आ जाए वो क्षेत्र। और इसके लिए इनके पास अच्छा धन संपदा होना चाहिए ताकि ये अटैक करे और उस रीजन को अपने कंट्रोल में कर ले। ओके, तो वो पैसा इन्हें कहां दिखाई दे रहा था, भारत में दिखाई दे रहा था। तो ये वो टाइम है ना जब यहां पर हमें अरबों का उद्भव दिखाई देता है और तुर्क राज्यों का उद्भव दिखाई दिया, और इन्होंने इंडिया पर अटैक किया। ये करते हैं 712 के आसपास, और ये थोड़ा सा हमें लेट 200 साल के बाद आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसके कारण लाजमी तौर पर भारत में प्रवेश के प्रयास शुरू हुए, जिसे हमेशा से सोने चांदी का और अत्यंत समृद्धशाली देश माना जाता था। ओके, तो ये जो अरब है या तुर्क है, ये वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे वेस्टर्न एशिया में। वेस्टर्न एशिया में वर्चस्व स्थापित करने के लिए इनको चाहिए था पैसा, और पैसा इन्हें कहां दिखाई दे रहा था, भारत में दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये रह रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होता जहां जहां से प्रोडक्शन हो और ये धन संपदा इनके पास आ जाए। तो इनके पास तरीका क्या था कि भारत जाओ, मंदिरों को लूटो, और वहां से जो लूट में सामान मिलता है उससे अपनी सेना और अन्य जो भी हमारे बुनियादी ढांचा, उसको मजबूत करके हम वॉर को लड़े। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आरंभिक चरण। आरंभिक चरण मतलब जो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, वो किसका होता है, अरबों का होता है। किस जगह पर होता है, सिंध पर होता है। तो बस यही बोल रहा है, फर्स्ट फेज में हमें अरब दिखाई देते हैं इन्वेड करते हुए सिंध पे। कब, 712 एडी या फिर 712 ईस्वी में हमें दिखते हैं। एक समय सिंध एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसमें मकरान, कांधार, सिस्तान और कश्मीर तक फैली पूरी सिंधु घाटी आती थी। बोल रहे कि जो हमारा भारत है ना, भारत
वक्त का ये जो सिंध वाला हिस्सा है ना, ये सिंध एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। ओके, जो सिंध है रीजन अभी आपको बहुत छोटा दिखाई देता है, पाकिस्तान में सम्मिलित है, लेकिन बोल रहे हैं कि कभी ये जो सिंध है ना, ये बहुत बड़ा किंगडम माना जाता था और यहाँ पर जो भी रूल करते थे उसके अधीन में मकरान, कंधार, सिस्तान, कश्मीर ये पूरा क्षेत्र आ जाता था। मतलब जो पूरा सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है ना, इसको सिंध के नाम से जान रहे हैं इस टाइम पीरियड में। ओके, आगे बोलता है सिंध के विघटन से स्वतंत्र राज्य पैदा हुए। इनिशियली तो सिंध इतना बड़ा आपको किंगडम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसका विघटन हुआ, स्प्लिट हो गया, टूट गया, तो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया ये। और छोटे छोटे राज्यों के रूप में हमें कौन दिखाई दिए, जैसे अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स दिखेंगे, मुल्तान या अन्य स्टेट। तो सिंध के विघटन से स्वतंत्र राज्य पैदा हुए तथा मुल्तान तक सिंध पर चाच नामक एक ब्राह्मण का कब्जा था। बोल रही जो सिंध है ना, यहाँ वाला ये वाला जो रीजन था सिंध का, यहाँ पर हमें जो डायनेस्टी रूल करते हुए दिखाई देती है उसका नाम था क्या, बोल रहे चाच जो थे ना, वो लोग यहाँ पर शासन करते थे। और वो लोग किससे संबंधित थे, ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। तथा उसने कन्नौज से बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण बुलाए। जब ये खुद ब्राह्मण यहाँ पर रूल कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को इस क्षेत्र में इन्वाइट किया था, जिससे मालगुजारी से मुक्त जमीनें दान में दी गई तथा कृषि का प्रसार किया गया। और जो ब्राह्मण ये कन्नौज से बुला रहे हैं ना, सिंध में जो रूल कर रहे हैं, जो ब्राह्मण यहाँ पर बुला रहे हैं, उन ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है जमीन। ओके, मालगुजारी से मुक्त, आपको कुछ पैसा नहीं देना है। और जब वो ब्राह्मणों को जमीन दान दी गई तो ब्राह्मण किसे उठाकर लाएंगे, वो उठाकर लाएंगे वैश्यों को और शूद्रों को, और उस जमीन पे खेती कराएंगे। तो इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, खेती का प्रसार हो जाता है। जब एग्रीकल्चर होगा तो वहां पे प्रोडक्शन सरप्लस होने लग जाएगा, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, धन संपदा अर्जित होगी ना। तो आगे बोल रहा है 636 ईस्वी में अरबों ने शक्तिशाली फारस साम्राज्य को मात दे दिया और अपने शासन को ऑक्सस नदी तक फैला लिया। बोल रहे कि ये जो अरब थे ना, हमें पता लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर जो पर्शियन एम्पायर था उसको अरबों ने मात दे दिया था। ये जो अरब पेनिनसुला में भी दिखाई दे रहा है, पूरा ये जो पर्शियन एम्पायर था ना, इसको अरबों ने हरा दिया और अपना जो एम्पायर है, ऑक्सस नदी जो है, इस तक इसने, अबू दरिया जो नदी होती है उसको बोलते हैं ऑक्सस। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपने सुना होगा यूफ्रेट टिग्रिस रिवर का नाम। तो बोल रहा है कि जो ऑक्सस नदी है ना, यहां तक इसका विस्तार हो चुका था, किसका, अरबों का हो चुका था इस टाइम पीरियड में। ठीक है, आगे वो सिंध की ओर आकर्षित हुए जो सोने से लदा हुआ था। आपको पता है कि सिंध जब एक बड़ा किंगडम था, फिर टूटा, स्प्लिट होने के बाद से जो वहां पे चाच ब्राह्मण रूल कर रहे थे, उन्होंने और ब्राह्मणों को बुलाया, एग्रीकल्चर बढ़ा, भूदान दिया, और वहां पे अब एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया तो धीरे धीरे क्या आ जाएगी, धन संपदा आएगी ना। तो बस यही बोल रहा है कि जब ये अरब जो पर्शियन किंगडम है उसको रिप्लेस कर देते हैं, ऑक्सस नदी तक पहुंच जाते हैं, तो इनकी नजर किस पे पड़ी, इनकी नजर पड़ती है इस सिंध पर। और इन्होंने देखा कि सिंध एक बहुत समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि एग्रीकल्चर बड़े लेवल पर हो रहा था। तो इनको लालच आया कि भाई ये जो सिंध है ये हमारे बहुत काम का है, इसको हमें अटैक करके जीत लेना चाहिए, लूटपाट मचा लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पर यही होता है। आगे खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 711-712 है में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। बोल रहे कि जो खलीफा बैठे हुए ना, उनके आदेश पर यहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम है वो अटैक करेगा। अटैक कैसे करता है, तो बोल रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। ना केवल हमला किया बल्कि रिप्लेस कर दिया, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने चाच का बेटा जिसका नाम था दाहिर, उस पर हमला किया, उसे हराकर मुल्तान तक के इलाके पर कब्जा कर लिया, जहां स्थानीय कबीलों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों का साथ दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, उसने सिंध पर जो चाच डायनेस्टी का ही शासक रूल कर रहा था दाहिर, उसको पराजित किया, और पराजित करने के बाद से सिंध को कंट्रोल किया, अपने नियंत्रण में ले आए। अब यहाँ का टैक्स रेवेन्यू सब इनका होने वाला था। किसका होने वाला था, अरबों का होने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम जो उनकी तरफ से गया था। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो बोल रहा है कि सिंध में कुछ लोकल ट्राइब्स थे, उन लोकल ट्राइब्स ने किसका साथ दिया, जो मुस्लिम इन्वेजन कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं, कौन, मोहम्मद बिन कासिम का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो और पावरफुल होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सिंध में अरब शासन जो 12वीं सदी तक चला तथा इनके द्वारा बौद्ध, हिंदुओं और अग्नि पूजकों को जिमी का दर्जा दिया गया। बोल रहे जो सिंध क्षेत्र है ना, इस सिंध क्षेत्र में हमें दिखाई देता है कि लंबे समय तक रूल करते हैं, कौन रूल करते हैं इस सिंध वाले क्षेत्र में, अरब्स रूल करते हैं। ओके, अब ये यही तक फंस कर रह गए। बोल रहे कि 12वीं सदी तक
यानी 1100 के बाद तक ये यहाँ पर है। लेकिन जब ये यहाँ पर है तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुर्जर प्रतिहार है, दीवार की तरह बन के खड़े हुए, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। अब इस बीच इनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या सोसाइटी थी, तो बोल रहे सिंध जो क्षेत्र था, यहाँ पे हिंदू रहते थे, यहाँ पे बौद्ध और जैन को मानने वाले रहते थे। तो सिंध में जब अरब शासन चालू हुआ, इन लोगों ने हिंदू, बौद्ध या अग्नि पूजक को जिम्मी कहा। ओके, जिम्मी मतलब जो दूसरे धर्म से संबंध रखने वाले, और इनको बोला कि भाई हम चाहते हैं कि आप लोग जजिया दे। ओके, जजिया मतलब जो रिलीजियस एक टैक्स होता है, धर्म आधारित कर होता है, और वो टैक्स देता है जो भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं। ओके, तो ये राजी हो गए थे, और ऐसे बौद्ध, हिंदू और अग्नि पूजक जिनको ये जिमी का दर्जा देते थे कि भाई तुम अपने राह पर नहीं हो, तुमको राह पर लाना है, इस्लाम को अपनाना है, और फिर तुमको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, इस तरह की बातें होती थी। तो इन लोग को जिमी का दर्जा दिया जाता था और इनसे टैक्स लिया जाता था धार्मिक कार्यों के लिए, जिसको जजिया कहा जाता था। और बाकी ये अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र थे, यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन फोर्सफुली नहीं हो रहा था। लेकिन ये जिम्मी का दर्जा लिए हुए थे और जजिया देना कंपलसरी हो गया था। यहाँ पर इनके द्वारा मूर्तियों से सोने और आभूषणों को लूटा गया, लेकिन मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। बोल रहे कि सिंध में जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये अरब आ रहे हैं, आकर अटैक कर रहे हैं, इन्होंने सिंध पर रूल किया। तो रूल करते हुए जितनी भी मूर्तियां हैं जिनमें हमें सोने आभूषण दिखाई दे रहे हैं, उनको तो ये लूट ले रहे हैं, लेकिन मंदिर जो बना हुआ है ना, स्ट्रक्चर, उसको ये धराशायी नहीं कर रहे हैं, उसको ये नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, स्थानीय प्रशासन के लिए ब्राह्मणों और बौद्धों को शामिल किया गया। सिंध का स्थलीय और समुद्री व्यापार फला फूला, साथ ही खेती का विकास हुआ। यानी ओवरऑल अगर आप देखो सिंध का जो 200-300 साल की हिस्ट्री थी, वो ये पता लगता है कि भाई अरब आके इस क्षेत्र में रूल करते हैं। ओके, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, जजिया नामक कर वसूल रहे थे, नॉन मुस्लिम से उन्हें जिमी बोलते थे, लेकिन फिर भी आप अपने धर्म का पालन कर सकते थे, इसकी आपको छूट मिली हुई थी। ब्राह्मण जो है वो पहले यहाँ पर बस कर गए, तो ब्राह्मणों का अच्छा खासा प्रभाव है। ओके, तो हमें पता लगता है कि खूब अच्छी खेती होती है, इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, उससे काफी ज्यादा यहाँ पर समृद्धि है, और जो लोग ज्यादा संख्या में होंगे वही प्रशासन देखेंगे। तो ब्राह्मण्स के नंबर्स बहुत ज्यादा थे, पहले से आके बसे थे इस क्षेत्र में, तो ब्राह्मण्स का प्रशासन में काफी रोल हो जाता है। ये लोग यहाँ पर लूटपाट करते थे, लेकिन मंदिरों को तोड़ते नहीं थे। आगे बढ़ जाते हैं, अरबों ने सिंध के बाहर भी हमले किए, पर सिंध से आगे वे अपने पैर नहीं फैला सके, क्योंकि राजस्थान और पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार शासक तथा गुजरात के चालुक्य अत्यधिक शक्तिशाली थे। बोल रहे कि ये जो अरब थे ना, इन्होंने सिंध पर कंट्रोल करने के बाद बहुत कोशिश किया कि हम आसपास थोड़ा सा पैर फैलाएं, लेकिन ये भारत में आगे नहीं बढ़ जाते, क्योंकि यहाँ पे मजबूत गुर्जर प्रतिहार बैठे थे और इधर बैठे हैं चालुक्यास। तो जब भी ये सोच रहे हम आगे बढ़े, ये इतने पावरफुल रीजनल बोल सकते हैं किंगडम से, क्षेत्रीय साम्राज्य था या राज्य था, जो इतने पावरफुल थे कि सिंध पर बैठे हुए अरब आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते थे। ओके, तो यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई कि भाई वो आए, आकर अटैक किया, अटैक करके वहां पर रूल कर रहा है, रूल करते टाइम क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, ये सब बस थोड़ा सा देख लेना है, इतनी स्टोरी। अब अफगानिस्तान और अल हिंद एक बैकग्राउंड बना रहा है, थोड़ा सा इसको हम जानेंगे, बहुत डेप्थ में इसके नहीं जाएंगे। बोल रहे हैं नवीं सदी में, नवीं सदी समझ गए, 800 के बाद नवीं सदी तक काबुल नदी के आसपास के क्षेत्र, जिसे अरब अल हिंद कहते थे। ओके, तो काबुल नदी के आसपास का जो क्षेत्र था ना, इसे अरब, ये आमू दरिया, ये देखो इसको बोलते हैं ऑक्सस रिवर। ठीक है, तो ये बोल रहा है राइटर इसमें कि जो काबुल नदी है ना, काबुल नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, ओके, ये रहा आपका अफगानिस्तान, इधर आ रहा है, ये थोड़ा सा नोटिस कर लेना। तो यहाँ पर राइटर ये बोलता है कि काबुल नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, जिसे अरब क्या कहा करते थे, अल हिंद कहते थे, उसके हिस्से बने रहे, तथा यहाँ हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्मों का फलना फूलना जारी रहा। बोला कि 9th सेंचुरी एडी तक हमें दिखाई देता है कि अरबों के नियंत्रण में काबुल नदी के आसपास का भी क्षेत्र था, जिसे अल हिंद कहा जाता था, और यहाँ पर भी धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है, जहां पर हमें अलग अलग धर्म, हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्मों को मानने वाले लोग मिलते हैं।
और काफी ज्यादा फलता फूलता। और इवन आज आप देखते होंगे कि अफगानिस्तान में कई सारे हमें बौद्ध मठ दिखाई देते हैं। ओके, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस समय यहाँ पे बौद्ध, हिंदू, ये सारे धर्मों का फलना फूलना था, आगे जाके खत्म हो जाएंगी चीजें। ओके, फिर बोल रहा है खुरासान या पूर्वी फारस से जो हेरात और ऑक्सस नदी तक फैला है, सॉरी, जो हेरात और ऑक्सस नदी तक फैला, वहां अरब काबुल पर बराबर हमले करते रहे, लेकिन इनकी गतिविधियां अत्यधिक लूट खिराज की वसूली तक ही सीमित रही। बोल रहे कि जो अरब है ना, आगे हमें दिखाई देता है कि अरब के नियंत्रण में ये ऑक्सस नदी वाला क्षेत्र है अफगानिस्तान का, पूर्वी फारस से जो हेरात ऑक्सस नदी तक फैला हुआ क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों पर लगातार अरब अटैक कर रहे थे। लेकिन अटैक करने के बाद भी इनका उद्देश्य क्या होता था कि हम केवल ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लूटपाट मचा के निकल ले। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मजबूती से यहाँ पे हमें प्रशासनिक ढांचा बनाना है या प्रॉपरली प्रशासन करना है, वो हमें नहीं दिखाई देता है। काबुल के तुर्क शाह शासक, जिनकी मजबूत स्थानीय जड़ें थी, बहुत हद तक इस घुसपैठ का सामना करने में सफल रहे। बोले कि जब ये अरब अटैक कर रहे थे ना काबुल उसके आसपास के क्षेत्र में, तो वहां पर लोकल लेवल पर हमें राजा दिखाई देते हैं जो काफी पावरफुल थे, और उन्होंने इस तरह के अरब के अटैक से अपने क्षेत्र को बचाया। तो कुल मिला के अरब ने लगातार अटैक किया। पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, सिंध वाले क्षेत्र में पहुंच रहा है, काबुल नदी वाले क्षेत्र में पहुंच रहा है, लेकिन सक्सेसफुल ये सिंध वाले क्षेत्र में हो रहा है, उसके आगे ये बढ़ भी नहीं पाता है। और बाकी जो क्षेत्र बोले वहां पर इसका इतना प्रभाव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9वीं सदी के अंत में अब्बासी साम्राज्य पतोन्मुख था। अब अब्बासी जो सिस्टम किंगडम है वो हम ऑलरेडी देख कर आए थे, यही कहीं था ना, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है क्या इसमें? ओके, कोई बात नहीं, अभी आगे हमें कोई ना कोई पिक्चर ऐसे मिलेगी जहां पर आ जाएगा वो। ठीक है, तो हमें दिखाई देता है कि इधर वाले जो वेस्टर्न एशिया वाला है ना, यहाँ पे हमें अब्बासी साम्राज्य दिखाई दिया। तो 9वीं सदी के अंत में अब्बासी साम्राज्य धीरे धीरे पतोन्मुख हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, जबकि उसकी जगह इस्लाम अपना चुके थे तथा तुर्कों द्वारा शासित अनेक राज्य ले चुके थे। तो हमें पता लगता है जैसे ही अब्बासियों का अंत हो रहा, अच्छा टाइम पीरियड था अब्बासियों का, काफी अच्छा ट्रेड कर रहे थे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी टोलरेंस थे। तो हमें पता लगता है कि अब्बासियों का डिक्लाइन हुआ ना, तो उनकी जगह तुर्क ने लिया, इस्लाम धर्म ने लिया। ओके, वेस्टर्न एशिया वाले पार्ट में मध्य एशिया के तुर्क कबीलों के निरंतर धावों ने इस काल को अशांति का काल बना दिया, जिससे साम्राज्य और राज्य तेजी के साथ एक एक करके पैदा हुए और मिटते गए। बोल रहे ये जो रीजन है ना, सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया वाला, यहाँ पर हमें लगातार अटैक्स होते हुए दिखाई देते, किसके? तुर्क के। और इतने अटैक हुए हैं कि जो बड़ा किंगडम था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया। तुर्क कबीलों की लूटपाट करने की आदत थी तथा यह सब अपने उत्तम किस्म के घोड़ों और सख्त जान चरित्र दोनों के कारण कर पाते थे। बोल रहे कि तुर्कों का काम ही था, ये भी खूब लूटपाट करते थे, और उसमें उनके घोड़े जो है वो बहुत ज्यादा सहायता देते थे। इसी बीच गुर्जर प्रतिहार का विघटन हो गया, और इस विघटन के कारण भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। तो कुल मिला के जो आपने पहले पढ़ा, तो हमें पता लग रहा है कि अरब आ रहे हैं, अरब जो है, अरब पेनिनसुला हो गया, पर्शियन वाला रीजन हो गया, यहाँ सब उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, और फिर वो जा रहा है भारत में सिंध वाले क्षेत्र पे। लेकिन आगे चलकर जब तुर्क दिखाई दे रहे हैं ना, तो बस यहाँ पर तुर्क की बात करें कि तुर्क भी लगातार अटैक करके वीक कर रहे थे वेस्टर्न एशिया वाले किंगडम को, छोटे छोटे पार्ट्स में वो धीरे धीरे स्प्लिट हो रहे थे। ओके, और ये तुर्क जो थे, इनका काम था कि लूटपाट बहुत मचाते थे, इसमें इनका घोड़ा बहुत साथ देता था। भारत में जब ये तुर्क अटैक करेंगे, उसी समय यहाँ पर जो मजबूत गुर्जर प्रतिहार था जिसने रोका हुआ था अरबों को, वो गुर्जर प्रतिहार वाला एम्पायर डिक्लाइन हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब वो टूट जाएगा। ओके, और टूट के वो छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, गजनवी। अब जब हम बात करने वाले हैं गजनी की, गौरी की, तो इसके पैरेलल भारत में हमें कई सारे राजपूत स्टेट्स इधर दिखाई देते हैं जिनके साथ में ये लोग टकराएंगे। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पास है, वो याद रखना है। एक है आपका बोलन और दूसरा खैबर। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही दो पास थे, यही दो पासेस थे जहां से होकर सारे के सारे हमें एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जितने भी अटैक करने वाले। ठीक है, तो एक तो तरीका था, यहाँ पर था आपका गोमल पास, गोमल पास से होते हुए इधर गुजरात पहुंचते थे। और दूसरा तरीका था खैबर पास, खैबर पास से होते हुए ये जो दिल्ली आसपास का क्षेत्र है वेस्टर्न यूपी वाला, वहां पहुंचते थे। तो ये दो
पास बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले गजनी की। गजनी जो है उसके बारे में बताता है कि 9th सेंचुरी एडी में या फिर 9वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ऑक्सस के पार, ऑक्सस पता लग गया ना, अबू दरिया अभी हमने पढ़ा, तो ऑक्सस के पार के क्षेत्र तथा खुरासान और ईरान के भागों पर समानी या जो ईरानी मूल के लोग थे उनका शासन हुआ करता था। ओके, तो बोल रहे कि ये जो क्षेत्र था ना आपका ऑक्सस नदी के पार वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि 9th सेंचुरी एडी का जो बिल्कुल लास्ट फेज था ना, वहां पर हमें दिखाई देता है यहाँ पर ईरानी मूल के ही लोगों का शासन होता था। और जो ईरानी मूल के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देते थे उन्हें समानी कहा जाता था। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब समानियों के बारे में बता रहे हैं कि समानियों को अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर गैर मुस्लिम तुर्क कबीलों से बराबर लड़ना पड़ता था। ठीक है, जो गैर मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, ऐसे तुर्क कबीलों से समानी जो होते हैं उनको बार बार फाइट करना होते थे, काफी लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। तथा इस संघर्ष के दौरान एक नए प्रकार के सैनिकों का उदय हुआ जो गाजी कहलाए। ओके, जो नियमित सेना के तौर पे कार्य करते थे। तो बोल रहे कि ये जो आप गजनवी का कंसेप्ट पढ़े, ये आया कहां से? ये आया तब जब हमें पता लगता है कि यहाँ पर समानी रूल कर रहे थे और वो टकराते हैं किससे? तुर्क से टकराते हैं। लगातार उनके अटैक्स हो रहे थे। उस बीच एक नई ऐसी सैन्य प्रजाति निकल कर आई, इन्हीं में से अलग तरीके की, जिनको क्या कहा गया? जिन्हें गाजी कहा जाने लगा। ये नियमित सेना होती थी, इसका नामकरण कर दिया गया गाजी। समानियों की उनसे लड़ाई धर्म की रक्षा के लिए भी थी और राज्य की रक्षा के लिए भी। बोल रहे जो समानी लड़ते थे, किनसे? तुर्क से लड़ते थे। दो रीजन था, एक तो धर्म की रक्षा और दूसरा किसकी बात कर रहा है? राज्य, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। समानी सूबेदारों में एक तुर्क गुलाम भी था जिसका नाम अलब्दगीन था, जिसने एक स्वतंत्र राज्य खड़ा किया और राजधानी गजनी बनाई। बस यहां से वो गजनवी की स्टोरी स्टार्ट है। बोल रहा है कि ये जो गजनी वाला, ये देखो, ये ये जो है हमने अभी पढ़ा था ना यहाँ पे सामानी एम्पायर, तो ये रहा था आपका सामानी एम्पायर। ओके, इसके बारे में भी बात कर रहा था। अब यहाँ पे बात कर रहा है किसकी? गजनी वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। इधर देख लीजिए, ये है आपका गजनवी एम्पायर। तो बोल रहा है कि जो गजनी सेना निकली, एक हम सेना की एक टुकड़ी को गजनी बोल रहे हैं, एक अलग तरीके का जो सेना निकल कर आ रहा है उसको आप गजनी बोल रहे हैं। तो राइटर यहाँ पे यही बोलता है, गाजी जो कहला रहे हैं, राइटर बोल रहा है कि हमें निकलते हुए दिखाई देते कि इन्हीं में से सामानी सूबेदारों में से एक तुर्क गुलाम भी था और उस तुर्क गुलाम का नाम था अलब्दगीन। इसने एक इंडिविजुअल स्टेट खड़ा कर दिया और उस स्टेट का नाम क्या था? तो बोल रहा है कि वो जो जो इंडिविजुअल स्टेट खड़ा किया उसका नाम इसने क्या रख दिया? उसकी राजधानी इसने बना दी क्या? गजनी बना दी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला रीजन। तो धीरे धीरे ये एम्पायर में कन्वर्ट होगा, पहले छोटा सा क्षेत्र था। ओके, सामान्य राज्य जल्दी ही समाप्त हो गया तथा मध्य एशिया के कबीले से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का भार गजनवियों ने संभाला। बोल रहे यहाँ पर पहले कौन थे? यहाँ पर ये जहाँ पे गजनवी एम्पायर दिखाई देगा, पहले यहाँ पर कौन थे? सामानी थे। बोल रहे जब सामान्य डिक्लाइन हो जाते तो इन्हीं से जो निकला था गाजी, उससे जो हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं अलब्दगीन। बोले कि ये जो गजनी थे ना, इन्होंने अपनी कैपिटल जो बनाई थी गजनी, इसके ऊपर सारा भार आ गया कि अब जो सामानी जो है, सामानी एम्पायर, उसकी जगह गजनी एम्पायर वो पूरा उस रीजन को मैनेज करते हुए दिखाई देंगे, जो भी उसके रूलर होंगे, जिसमें हम महमूद गजनी का जिक्र पाते हैं 998 में। जो गजनी के तख्ते पर बैठा महमूद गजनी का शासक बनकर बैठता है। ओके, और जब तक ये महमूद गजनी जो है वो गजनी का शासक बन के बैठता है। और जब ये गजनी का शासक बन के बैठता है उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है 998 में। ओके, और 1030 तक इसने लगभग वहां पर शासन किया। और इस बीच ना केवल ये गजनी पे रूल कर रहा है, ये है पूरा गजनवी एम्पायर, ना केवल यहाँ पर रूल कर रहा है बल्कि इसी बीच ये इंडिया पे अटैक भी करेगा। वही मैंने आपको पासेस की बात बताई है, गोमल पास, खैबर पास, और अटैक करके इंडिया के टेम्पल्स को लूटेगा। इस काल में ईरानी भावना का पुनर्जन्म हुआ। ये देखो वो टाइम पीरियड है ना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना। गजनवी के बारे में बताया कि 9th सेंचुरी एडी की बात है। ओके, फिर बता रहा है सामानी का उदय होता है जो ईरानी मूल के थे, और इन सामानी या ईरानी मूल के लोग
का उदय कब होता है, तो बोल रहा है कि ये सामान्य ईरानी मूल के जो लोग हैं इनका उद्भव 9th सेंचुरी एडी में होता है और इनका तुर्कों से टकराव होता है। उस टकराव के बीच एक नई सेना निकल के दिखाई दी थी, उसी सेना को गाजी कहा गया और इसी गाजी सेना का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलप्तगिन, जिसने एक पूरा किंगडम बसाया जिसकी कैपिटल बना दी गजनी और उसने रिप्लेस कर दिया, सामानी की जगह पर गजनी आ गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब गजनी का एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ जिसका नाम था महमूद गजनी, लेकिन ये सारे ईरानी मूल के थे। तो एक नई चीज हमें दिखाई दी 9th सेंचुरी एडी से कि ये वाला जो रीजन था ना जिसकी अभी हमने बात करी, उस क्षेत्र में ईरानी भावना का पुनर्जन्म हुआ, बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, जिसमें महमूद का गहरा वास्ता था। ईरानियों ने अरबी भाषा और सभ्यता को कभी स्वीकार नहीं किया। बोल रहे जो ईरानी मूल के थे इन पर जब अरबी रूल कर रहे थे उसका थोपा हुआ इन्होंने कुछ स्वीकार किया ही नहीं। सामानी राज्य ने भी फारसी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। पूरे चाहे सामानी रूल कर रहे थे चाहे गजनी रूल करने आए, ये दोनों ही ईरानी की तरफ झुके थे, उधर झुकाव था और ये उसको ही प्रमोट करते थे। ठीक है। तथा फिरदौसी जो महमूद गजनी का दरबारी कवि था, उसकी एक रचना है शाहनामा, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से ईरानी पुनर्जागरण का जिक्र किया गया। यानी धीरे धीरे जो ईरानी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उसका लिटरेचर है, वो हमें फलता फूलता नजर आते हुए दिखाई देता है। ठीक है। और साथ ही जो शाहनामा है इसमें बताया गया है ईरान और तुरान के आपसी संघर्ष की कथाएं लिखी गई हैं। ओके। फारसी भाषा और संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई। यहीं पर अब फारसी भाषा जो हो जाएगी वो स्टेट की लैंग्वेज बन जाएगी। जहां तुर्कों का इस्लामीकरण ही नहीं फारसीकरण हुआ। बोल रहे कि अब एक नई चीज दिखाई दी, थोड़ा सा समझिएगा, समझने वाली चीज है यहाँ पर कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हमें कौन पहले दिखाई दे रहे हैं, सामानी दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये भी किसको प्रमोट कर रहे हैं, ईरान को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, ईरानी लैंग्वेज वगैरह इन सब चीजों को। दूसरा बोल रहा है कि सामानी को रिप्लेस करके हमें कौन दिखाई दिए, गजनी दिखाई दिए, गाजी से जो निकल रहे हैं गजनी या गजनवी, ये भी किसको प्रमोट कर रहे हैं, ये भी ईरानी लैंग्वेज को। तो ये कहीं ना कहीं ईरानी मूल भावना से जुड़े हुए हैं और बोल रहा है कि ये किससे लड़ रहे थे, तुर्कों से लड़ रहे थे ना जो इनकी सीमा पर थे। तो बोल रहे कि धीरे धीरे हमें दिखाई देता है इस क्षेत्र में क्या होता है, इस्लामीकरण ही नहीं हुआ, लोगों ने इस्लाम धर्म ही नहीं अपनाया, इस्लाम तो अपनाया, साथ में इसका फारसीकरण भी हो गया, लोग फारसी को स्टेट का लैंग्वेज बना दिए। समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। महमूद को भारत में सिर्फ एक लुटेरे और मंदिरों के विनाशक के रूप में याद किया जाता है जिसने भारत में 7 बार हमले किए। तो अभी आपने पढ़ा महमूद गजनी, अगर पहले कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में, केवल टीवी सीरियल्स में देखा, तो आपके दिमाग में क्या इमेजिन होगा, आपने सोचा था कभी कि कहीं का शासक है, गजनी कैपिटल है इसकी अपनी और इतना बड़ा इसका किंगडम है? नहीं, आप सोचते हो आता है डकैत आके लूट कर लेकर गया। तो इनको क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि वहां पर इनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है जिससे ये उस क्षेत्र को और पावरफुल बना पाए, जो मक्का मदीना वाला रीजन है उसको कॉन्कर कर पाए। तो इनको क्या दिखाई देता, भारत के मंदिर। तो गजनी ने भारत में 17 बार हमले किए मंदिरों को लूटने के लिए और उसमें से सबसे फेमस जो है वो सोमनाथ टेम्पल का हमें दिखाई देता है। आरंभिक हमले उन हिंदूशाही राजाओं के खिलाफ थे जो अफगानिस्तान और पंजाब पर शासन कर रहे थे, जिनकी राजधानी पेशावर में थी। तो बोल रहे कि इनिशियली हमें जो इनके कैपिटल दिखाई दिया, जो महमूद अटैक करता है, महमूद के जो अटैक्स दिखाई दिए वो किधर दिखाई दिए, यहाँ पर बोल रहा है कि पेशावर के पास जो हिंदू शाही राज्य थे वहां पर हमें सबसे पहले अटैक दिखाई देते हैं। ठीक है। गजनी के सत्ताच्युत सामानी सूबेदार, मुल्तान के आसपास के भट्टी राजा और अमीर हिंदू शाही राजा जयपाल ने गजनी पर हमला किया, लेकिन उन सबको संयुक्त रूप से गजनी ने हरा दिया। बोल रहे कि जब गजनी अटैक कर रहा था ना इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, तो जब उसका अटैक हो रहा था तो उस समय हमें पता लगता है कि ठीक है, जब इसने अटैक किया तो उस समय हमें पता लगता है कि इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है ना, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे राज्य एकजुट हो जाएंगे गजनी के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो उसे पराजित नहीं कर पाए। तो बस ये फैक्ट दे रखा है। सामानी सूबेदार, मुल्तान के आसपास के राजा जिनको भट्टी राजा कहा जाता था, हिंदू शाही राजा जयपाल की बात कर रहा है, इन सभी ने मिलकर अटैक किया लेकिन फिर भी गजनी को हरा नहीं पाए। ओके, पेशावर के पास सन 1001 की भयानक लड़ाई में जयपाल की हार हुई। जयपाल जो इनके खिलाफ
गुट बनाकर बैठा हुआ था किसके, गजनी के खिलाफ, उसकी हार हो गई। हिंदू शाही राजा ने सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र महमूद को देकर शांति की स्थापना की। अब जो हिंदू शाही राजा थे उन्होंने सोचा कि क्या जरूरत है भाई इससे लड़ने की, लड़के भी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा इसको व्यापार करना है, करने देते, लेकिन हम एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते कि इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। तो बस यही होता है कि सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र जो इंडस रिवर है उसके पश्चिम तक आप रहोगे। कौन रहोगे, तो जो गजनी एम्पायर है ना वो सिंधु नदी के पश्चिम तक रहेगा, और पूरब में कौन दिखाई देंगे, सल्तनत या मुगल काल दिखाई देंगे। ऐसा इन लोगों ने म्यूचुअली डील किया था जो बहुत समय तक चलेगा नहीं। ठीक है, राइटर बोलता है आगे जयपाल की जल्द ही मृत्यु हो गई तथा उसकी जगह उसका बेटा आनंदपाल लिया, लेकिन 1009 में सिंधु नदी के पास एक निर्णायक युद्ध में उसकी भी मृत्यु हो गई, मतलब वो महमूद से पराजित हो गया। 1015 में महमूद लाहौर तक चढ़ गया और जल्दी गजनवी शासन झेलम तक फैल गया। तो बस यहाँ पे राइटर यही बोलता है कि इनिशियली हमें दिखाई दिया कि जब महमूद अटैक कर रहा था तो यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने एक गुट बनाया, वो गुट कुछ नहीं कर पाया। तो इसके बाद से अगली बार जब महमूद अटैक करता है ना तो उसके साथ हिंदू शाही जो राजा थे उन्होंने संधि कर दी थी कि तुम कहाँ तक सिमट कर रह जाओगे, केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक। लेकिन फिर हमें दिखाई दिया कि आगे जब जयपाल की मृत्यु हुई फिर उसका बेटा आनंदपाल आता है, उसको हरा देते हैं ये लोग। जब आनंदपाल को इन्होंने हरा दिया तो ये क्या हो गया, अब और कॉन्फिडेंट हो गए, और इसके बाद से न केवल हराने के बाद यहाँ से जो भी लूटपाट मचाया होगा, हमें पता लगता है कि 1015 तक ये महमूद लाहौर तक चढ़ाया और जल्दी गजनवी शासन कहां तक, झेलम तक पहुंच जाता था। सिंधु झेलम रिवर तक इतना एक्सपांशन हो जाता है इनका। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। आगे 1015 तक महमूद गंगा घाटी पर आक्रमण करने की स्थिति में आ गया था, जिसका मकसद वहां के वैभवशाली मंदिरों और नगरों को लूटना था। ये इसी उद्देश्य से आते थे। बोले कि 1015 तक तो ये महमूद इतना ज्यादा पावरफुल हो रहा था कि अब गंगा नदी के जो महत्वपूर्ण मंदिर है ना, जिसमें खूब सारा दान दक्षिणा चढ़ाया जा रहा है, उसको ये टारगेट करेगा और एक ही बार लूटपाट करके साइड हो जाएगा। इस संपत्ति की लूट ने उसे अपने मध्य एशियाई शत्रुओं के खिलाफ युद्ध जारी रखने की शक्ति भी दी। ओके, लगातार जो है जैसे जैसे इसको लूट का सामान मिलता जा रहा है, सोना मिलते जा रहा है, इससे अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, और जो ये ऑलरेडी वॉर्स लड़ रहा है यूरोप, अफ्रीका या अन्य रीजन में, उसके लिए इसको यहाँ से पैसा मिल जा रहा है, तो उसके मजे आ जा रहे हैं। ठीक है, महमूद को अपने आप को इस्लाम की शान में चार चांद लगाने वाला महान बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक के रूप में पेश किया। हमें पता लगता है जो महमूद गजनी था वो जब टेम्पल्स पे अटैक करता था तो ना केवल अटैक करता था बल्कि जो वहां की मूर्तियां थी उसको तोड़ देता था या मूर्तियों को अपने साथ ले जाता था। मतलब वो कुल मिला के केवल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डैमेज कर रहा था इंडिया में। ओके, उसके सबसे दुस्साहसी हमलों में कन्नौज के खिलाफ 1018 और सोमनाथ गुजरात के खिलाफ 1025 में किया गया जो आपका एक लूटपाट है उसे माना जाता है। तो ये दो फेमस लूट है जो महमूद गजनी ने किया था। आगे उसने कालिंचर पर भी धावा बोल दिया था। 1025 में उसने सोमनाथ पर हमला करने की योजना बनाई जो एक धनी मंदिर और समृद्ध बंदरगाह भी था। इससे दिखाई दे रहा था कि सोमनाथ का स्ट्रेटेजिकली लोकेशन भी अच्छा है और भाई अच्छा खासा यहाँ पे चढ़ावा भी है, सोने की मूर्तियां हैं। इस हमले का उद्देश्य राजपूतों को आक्रांत करना भी था। बोल रहे कि ये हिडन एजेंडा भी लेकर चल रहे थे। तो जब गजनी आए, ये भारत में आके अटैक कर रहा है गजनी, तो ये केवल ये नहीं कि मैं चुरा कर ले जाऊं सामान, ये सोचे थे धर्म पे कैसे इनके आहत करूं। तो ये क्या कर रहे थे, इनका उद्देश्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजपूतों की धार्मिक ठेस पहुंचाना भी था। तो इन्होंने इसने शिवलिंग को तोड़ा और शिवलिंग को तोड़ने का आदेश देकर बोला कि इसका कुछ हिस्सा अपने साथ वहां उठाकर ले चलते हैं अपने गजनी किंगडम में। आप समझ पा रहे हैं। तो ये केवल डायरेक्टली पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर्ट करते थे। प्रतिक्रिया में वापसी करते समय राजपूतों और जाटों ने उसे रोकने का प्रयास किया। तो जब ये यहाँ से सोमनाथ टेम्पल से लिंग वगैरह के टुकड़े करके चुरा कर ले जा रहा था तो भाई उसी समय पे रोक लेते हैं। कौन रोक लेते हैं? अन्य लोग रोक लेते हैं कि भाई क्या ले जा रहे हो, और घर का ले जा रहे हो तो पूरी चीजें हमें दिखाओ। ठीक है, तो क्या ले जा रहे हो? अगर आप राजपूत और जाट जो थे ना, एक सेकेंड,
राजपूत और जाट जो थे उन लोगों ने इनको रोका, इनको कड़ी टक्कर दी कि आप यहाँ से सामान नहीं ले जा सकते, जो भी था लूटपाट का, लेकिन फिर भी वो तो लेकर जाते, लेकिन फिर भी एक प्रतिरोध किया। ठीक है, 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सल्जुक साम्राज्य, सीरिया, इराक, ईरान, इसको संयुक्त रूप से कहा जाता था, इसका जन्म हुआ, जिनका गजनवियों से मुकाबला हुआ और गजनवी एम्पायर अब सिकुड़कर गजनी और पंजाब तक रह गया। बोलो ये जो इतना बड़ा आपको गजनी किंगडम दिखाई दिया ना, ये बाद में छोटा सा क्षेत्र रह जाएगा, और ये अफगानिस्तान का जो गजनी और जो पंजाब वाला रीजन है, बोलो यहीं तक सिमट कर रह जाता है। कब सिमट कर रह जाता है? जब हमें आगे पावरफुल होते हुए दिखाई देते हैं। कौन? सल्जुक एम्पायर एक आता है, जो ईरान, इराक और सीरिया में रूल कर रहे थे। इसके आने पे गजनवियों का साम्राज्य काफी छोटा हो जाता है, पंजाब तक सीमित रह जाता है। अब इस समय हम राजपूत स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो गजनी के बारे में क्लियर हो गया ना, कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो हमने अभी देखा ना, जो हमारा गजनी किंगडम एस्टैब्लिश हुआ, फिर महमूद गजनी उसका शासक बना, शासक बनने के बाद से किस तरह से उसने 17 बार अटैक्स किए, क्या उसका एजेंडा था, कौन उसको टक्कर देता था, ये। अब आ जाते हैं राजपूत स्टेट्स। जब यहाँ पर ये अटैक्स चल रहे थे ना, तो उस समय हमें यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार स्प्लिट होते हुए दिखाई दिए छोटे छोटे क्षेत्र में, जैसे गुर्जर प्रतिहार इतने रह गए, फिर यहाँ पे परमार हो गए, चंदेल हो गए, चहमान या फिर चौहान जिसे बोलते हो, तोमर हो गए, गहरवाल हो गए, कलचुरी हो गए। तो ये सारे राजपूत स्टेट थे। ओके, जो चहमान है ना, आगे चल के तोमरों को विस्थापित कर देते, इस पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, दिल्ली और आसपास के, और ये चौहानों का क्षेत्र हो जाता है। और इसी चौहान के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय रूल करते हैं, जिससे अटैक होता है गौरी का, और वो अभी हम पढ़ेंगे, आगे की स्टोरी है। ठीक है, राजपूतों के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, रजवाड़ों के बारे में। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, ये जो गुर्जर प्रतिहार है, इसके डिक्लाइन होने के बाद बड़ा सा किंगडम था। उत्तर भारत में हमें बहुत सारे राजपूत स्टेट्स का उद्भव होते हुए दिखाई देता है, जिसमें कन्नौज के गहड़वाल, ये बता रहे किस क्षेत्र में थे, तो कन्नौज वाले क्षेत्र में हमें गहड़वाल दिखाई दे रहे हैं। मालवा वाले क्षेत्र में हमें यहाँ पर परमार दिखाई दे रहे हैं। अजमेर में हमें इस क्षेत्र में चौहान या चहमान दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? गहड़वाल है, परमार है, चहमान है। बोल रहे अन्य भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जबलपुर के कलचुरी, बुंदेलखंड के चंदेल, गुजरात के चालुक्य और दिल्ली के तोमर। तो ये अदर हमें दिखाई देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके राजपूत स्टेट्स है। तो थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखिए, जैसे तोमर है, चहमान है, इधर चालुक्याज आ जाएंगे, बाद में चहमान तोमर वाले रीजन को भी कैप्चर कर लेंगे। इधर आ जाइए, गहड़वाल है, चंदेल, कलचुरी, परमार, ये थोड़ा लोकेशन देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन बता रखा है। सबसे पहले गहड़वाल के बारे में बता रखा है। गहड़वाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें रूल करते हुए दिखाई देता है। आगे जयचंद, जयचंद का हम नाम सुनते हैं, चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर में, ठीक है, जो गौरी उसके साथ लड़ता है। तो गहड़वाल, कन्नौज के गहड़वाल ने पालों को बिहार से निकाला। यहाँ पे पाल शासक रूल करते थे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वाला। तो बोले इन गहड़वालों ने ही बिहार से पालों को खदेड़ के बाहर कर दिया। बिहार में मुंगेर से लेके दिल्ली तक फिर इन्होंने अपना क्षेत्र फैला लिया। काफी बड़ा एक्सपांशन कर दिया किन लोगों ने? गहड़वालों ने अपने क्षेत्र का, जो एक राजपूत स्टेट है। इसका सबसे महान शासक गोविंद चंद्र था, जिसने 12वीं सदी के पूर्वार्ध में शासन किया। एक फैक्चुअल डेटा है ये। कन्नौज को राजधानी और पहली राजधानी बनाई, और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बना के ये रूल करते थे। काफी समृद्ध क्षेत्र था। गोविंद चंद्र के बाद जयचंद गद्दी पे बैठा, जिसे चौहानों की बढ़ती शक्ति से टक्कर लेनी पड़ी, और इतने बड़े ये कट्टर शत्रु थे कि ऐसा कहा जाता है कि जो जयचंद बैठता है ना गहड़वाल का शासक बनके, इसने गौरी को प्रॉपर इनवाइट किया था, क्योंकि इसका शत्रु कौन था? पृथ्वीराज चौहान। तो ये इनवाइट करता है कि आओ और पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करो, मैं तुम्हें फेवर करूंगा। और बाद में वही गौरी इससे अटैक करता है, जयचंद से इसको हराता है बैटल ऑफ चंदावर में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि तुम दूसरे के लिए खाई खोद रहे थे, खुद ही उसमें गिर गए। आगे बढ़ते हैं, चौहान। चौहानों के बारे में थोड़ा कुछ बता रखा है। चहमान या चौहान, गुजरात के राजाओं के अधीन चौहान रहते थे। पहले ये गुजरात के जो शासक थे ना, इनके अंडर में रहते थे। इन्होंने 10वीं सदी के अंतिम वर्षों में नादौल में राजधानी बनाई, जिसका सबसे महान शासक हुआ विग्रहराज, जिसने चित्तौड़ पर कब्जा कर अजमेर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो बोल रहे कि पहले तो ये गुजरात के शासकों के अधीन थे, धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, और इंडिपेंडेंट इतने हो जाते हैं कि भाई इन्होंने अपना एक राज्य बसा लिया था। और उसमें एक फेमस रूलर होता है इनका, जिसका नाम था विग्रहराज। जो इसने अपना राज्य बसाया था, पता लगता है कि इतना ही नहीं, इन्हें चित्तौड़
पर कब्जा करके एक सिटी बसाई थी जिसका नाम था अजमेर। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अजमेर सिटी इन्होंने बसा लिया था। उसने अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना कराई थी और एक अन्न सागर झील का भी निर्माण किया था। तो यहाँ पे काफी एक्टिव ये हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग चीजों का कंस्ट्रक्शन करते हुए। विग्रहराज का टकराव मालवा के परमारों से भी हुआ था, जिनका सबसे मशहूर दंत कथाओं में प्रचलित शासक भोज था। बोल रहे कि इधर हमें जो दिखाई दे रहा है ना चहमान, ओके, यही चहमान का हमें किससे लड़ाई होते हुए दिखाई देता है, मालवा के परमार। इन दोनों के बीच में हमें, इधर है चहमान और इधर है परमार, इन दोनों के बीच में हमें दिखाई देती है लड़ाई होते हुए। और बोल रहे कि परमारों के एक फेमस रूलर है जिनका नाम हम बहुत सारी स्टोरीज में सुनते हैं, जिनका नाम था भोज। ठीक है, चौहानों का सबसे प्रसिद्ध राजा, देखो महान राजा विग्रहराज हुआ, लेकिन चौहानों का सबसे प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज थर्ड, या फिर जिन्हें आप बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड तक चौहानों ने ये रीजन है ना आपका तोमर वाला, इसको भी कॉन्कर कर लिया था, दिल्ली वाले क्षेत्र को भी अपने मिला लिया था। तो चौहानों का सबसे फेमस रूलर था, उसका नाम था पृथ्वीराज थर्ड, जो 1177 में गद्दी पे बैठा और छोटे छोटे राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त की। यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इसकी एक कमी थी, इसने आसपास में बहुत एक्सपांशन किया, जैसे तोमर या अन्य को काफी हराया। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जब इस पर अटैक होता है ना तुर्क का, गौरी का, तो इसको सहायता नहीं मिलती कहीं से, क्योंकि इसने आसपास में राजपूत अटैक्स पर, राजपूत रीजन पे इतने अटैक किए थे कि उनको अपना दुश्मन बना लिया था। ओके, आगे उसने गुजरात के चालुक्य राजा के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन वहां सफल नहीं होने पे वह गंगा घाटी की ओर मुड़ गया। तो बोल रहा है कि ये जो चौहान का पृथ्वीराज चौहान था ना, ये पहले इधर ही एक्सपांशन कर रहा था, एक्सपांड करते करते ये चालुक्यास वाले रीजन में जाता है। जब इनसे कठोर प्रतिरोध मिलता है तो ये इधर छोड़ के गंगा घाटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। यहाँ पे कौन मिलता है उसे, गहड़वाल मिलेंगे। ठीक है, राजपूत समाज का आधार, अभी हम आगे पढ़ेंगे बैटल ऑफ तराई के बारे में। अब ये राजपूत समाज के बारे में बता रहा है और इसने केवल आपको दो ही राजपूत स्टेट का जिक्र किया है जो आपकी स्पेक्ट्रम बुक में है। स्पेक्ट्रम बुक में दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक गहड़वाल का जिक्र कर दिया और एक चहमान का जिक्र कर दिया, क्योंकि इन दोनों का जिक्र आता है बैटल ऑफ तराई, बैटल ऑफ चंदावर में, इस वजह से इसके बारे में हाईलाइट्स दे दिए। अब राजपूत समाज के बारे में पूरी बात कर रहा है कि ये इतने सारे राजपूत स्टेट्स बनकर तो आए इस समय में 1000 के आसपास, लेकिन जिस तरह आगे सल्तनत काल या मुगल काल दिखाई देता है, वैसे राजपूत स्टेट क्यों ना एक बड़े किंगडम में बन पाए, छोटे छोटे क्षेत्रों में क्यों सिमट कर रह गए। तो राजपूत स्टेट्स की कुछ अच्छाई थी तो कुछ कमियां भी थी, हम उसको एनालिसिस करेंगे। राजपूत समाज कैसे बनता था, इसका आधार कुल होता था जिसका एक सुगठित क्षेत्र पर वर्चस्व होता था। तो राजपूताना बेसिकली किसे कहते थे, एक कुल के लोग होते थे जिनका एक अपने क्षेत्र पर कंट्रोल हुआ करता था। ओके, यहाँ सरदार गांव में अपने अपने उप सरदारों को भूमि आवंटित करता था। बेसिकली 16-16 के उसमें मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे गांव होते थे 16, 32, 64 इस तरह से। तो वो गांव का जो समूह होता था ना, वहां पर हम देखते हैं कि जो सरदार था वो गांव में अपने अपने उस उप सरदारों को नियुक्त करता था। तो एक सरदार होता था, उसमें कई सारे गांव होते थे, वो उन गांव में उप सरदार को नियुक्त करता था और उसको भूमि आवंटित किया जाता था, मतलब भूमि दे दिया जाएगा कि ये जो भी है भूमि यहाँ पर तुमको एग्रीकल्चर कराना है, जो फिर इसे अलग अलग राजपूत योद्धाओं को उनके परिवारों और घोड़ों के रखरखाव के लिए आवंटित कर देते थे। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, चल रहा है कि एक सरदार है वो अन्य सरदारों को नियुक्त कर रहा है और उन सरदारों के द्वारा वो जो भूमि है वो राजपूत के कुलों को बांट दी जा रही है। और वही राजपूत के जो कुल होता है ना, वो आगे चल के मिलिट्री एक्सपांशन करता है, अपना क्षेत्र बढ़ा लेता है, तो एक किंगडम के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। तो यहां से इनका ओरिजिन होते हुए दिखता है। अब राजपूत समाज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते, क्या कमियां थी, क्या अच्छाई थे। भाईचारा और समानता का भाव, ये इनकी पॉजिटिविटी थी, बहुत ज्यादा आपस में ये मिलजुल के रहते थे। आपस का मतलब है दूसरे वाले नहीं, अंदर इंटरनली भाईचारा था कि एक दूसरे अपने भाई के लिए हम कुछ भी कर देंगे। ओके, लेकिन इस भाईचारे की वजह से अनुशासन बनाने में कई बार कठिनाई आ जाती थी। जो सेना है वो अनुशासित रूप से काम नहीं करती थी और जहां पर भी सेना में अनुशासन नहीं होगा वहां पे चीजें बिगड़ने लग जाएंगी। पीढ़ियों तक चलने वाले झगड़े, मतलब ऐसा है कि भाई इसने इसके पिता को मार दिया तो अब जिसके पिता को मारा है वो अब इसके पिता को ढूंढेगा, फिर ये उसके को, ये बहुत लंबा चलता था इनका। ओके, बदले वाली भावना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एंगेजमेंट गलत जगह पर हो जाती थी। ओके, बंद समूह बना लेने की प्रवृत्ति, अपने जो ग्रुप होता था उसमें किसी को एंट्री नहीं करने देते, वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा जब आप अपने ग्रुप को ओपन करेंगे, उनका
का ये थोड़ा एक लूप होल था। गैर राजपूतों से भाईचारे का व्यवहार नहीं, जो लोग भी राजपूत नहीं थे उनसे ये कोई मतलब नहीं रखते थे, कोई भाईचारा नहीं रखते थे। युद्ध को क्रीड़ा समझने के कारण लगातार युद्ध में प्रयासरत थे, युद्ध को एक तरीके से खेल समझते थे और बहुत सारे अलग अलग तरीके के वॉर्स में लड़ते थे। वॉर अच्छी चीज नहीं होती है, वॉर से आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होता है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल होता है और उससे पूरा आपका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, समाज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ इनकी कमियां थी और कुछ अच्छाइयां भी थी। अधिकांश राजपूत राजा जो थे वो हिंदू धर्म के समर्थक थे, हालांकि कुछ जैन धर्म के भी थे। अब रिलीजन की बात करें कि जो राजपूत स्टेट के रूलर्स थे बेसिकली हिंदू धर्म के फॉलोअर्स होते थे, कुछ इक्का दुक्का होते थे जो जैन रिलीजन को भी मानते थे। राजपूत राजा जो थे वो जाति प्रथा के संरक्षक थे, भाई राजपूत है वो हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं, यानी ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करें, यानी कि जाति व्यवस्था को प्रमोट करेंगे। तो ये जाति व्यवस्था को बहुत जटिलता के साथ मानते थे, जो 4 वर्ण सिस्टम है। ओके, राजपूत राजा कला और साहित्य के संरक्षक थे, मतलब बहुत प्रमोट करते थे। इनमें चालुक्य राजा भीम का सुप्रसिद्ध अमात्य जिसका नाम था वस्तुपाल, उस एक लेखक था, विद्वानों का संरक्षक था और माउंट आबू पर्वत पर जो जैन मंदिर है वो उसका निर्माता ये था। तो बोल रहे कि हमें बहुत सारे ऐसे राजपूत दिखाई देते हैं या उनके दरबार में ऐसे स्कॉलर्स दिखाई देते हैं जो कि कला साहित्य को संरक्षण देते थे। तो राजपूताना स्टेट्स के टाइम पीरियड में हमें ये गतिविधि होते हुए दिखाई देती है। परमार शासकों की राजधानियां उज्जैन और धार संस्कृत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, वहां पे संस्कृत बहुत ज्यादा फल फूल रहा था। जैन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनमें सबसे प्रसिद्ध हेमचंद्र थे जिन्होंने संस्कृत और अभ्रंश दोनों में लेख लिखा। तो यहाँ पे साहित्य विकसित हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है, कला का विकास हो रहा है, चाहे आप मंदिर कला के रूप में देख रहे हैं, चाहे आप भाषा के रूप में देख रहे हैं, प्राकृत संस्कृत अभ्रंश इन सब का विकास होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो कला साहित्य इनको काफी प्रमोट करते हैं, कौन? राजपूत प्रमोट करते हैं। इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। जाति प्रथा को प्रमोट करेंगे, हिंदू रिलीजन को मानेंगे, ये सब हमने देख लिया। 8वीं सदी बाद खासकर 10वीं और 12वीं सदी के बीच के काल को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरम काल माना जाता था और ये नागर शैली पे बेस्ड होती थी। जैसे हमने दक्षिण भारत का पढ़ा था, इस समय जब चोलाज रूल कर रहे थे तो हमने देखा था कि चोलों के टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में जिस शैली में मंदिर बन रहे हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं? द्रविड़ियन शैली बोल रहे हैं। ओके, हमने विमान शिखर ये सब पढ़ा था, गर्भ मंडप। ओके, बोल रहे इसी के पैरेलल नॉर्थ इंडिया में हमें मंदिर बनाने की एक अलग शैली दिखाई देती थी जिसे नागर शैली कहते हैं। नागर शैली क्या होता था? इस शैली में मंदिर का मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन में, बोल रहे इस शैली के जो ज्यादातर हमें मंदिर दिखाई देते हैं वो नॉर्थ इंडिया और ये जो दक्कन वाला रीजन है ना, यहाँ पर हमें नागर शैली में मंदिर बनते हुए दिखाई देते हैं। होता क्या था, इसमें मुख्य देवता के कक्ष जिसे गर्भगृह कहा जाता था उसके छत कैसे होते थे? वक्राकार होते थे तथा गर्भगृह खुद वर्गाकार होता था। तो बोल रहे कि ये जो अंदर गर्भगृह क्या होता है, ये टेम्पल है ना, इसमें आप अंदर एंट्री कर जाइए, जो कमरा होता है उस कमरे की बात कर रहे हैं कि वो कमरे का छत जो है वो वक्राकार होता था। और गर्भगृह कैसा बनाया जाता था? जो अंदर का कमरा होता था गर्भगृह वो इस तरह आयताकार होता था। गर्भगृह से बाहरी कक्ष जिसको ये मंडप कह रहा है, जो बाहर रहता है, मतलब एंट्रेंस के साथ आपको बाहर पिलर्स दिखाई देंगे ये, और फिर अंदर मंदिर होगा ऐसे यहाँ पर। तो बोल रहे कि जो बाहर है ना ये मंडप, ये जुड़ा रहता था। कभी कभी मंदिर ऊंची दीवारों से भी घेर दिए जाते थे। तो बोल रहे कि क्या था ये आपका नागर शैली। तो नागर शैली में बेसिकली बोल रहे वही सिस्टम है, गर्भगृह है उसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज कर रहा है कि कैसे वो आयताकार बनाया जा रहा है, उसकी छत वक्राकार बनाई जा रही है, चारों ओर दीवार से घिरा हुआ दिखाया जा रहा है और बाहर में हमें मंडप दिखाया जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में नॉर्थ में हमें बहुत ज्यादा फैलते हुए दिखाई देती है आपकी नागर शैली, और वही साउथ में हमें द्रविड़ियन शैली दिखाई देता है। बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो इस शैली में बने हुए दिखाई देते हैं। नॉर्थ इंडिया में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। विश्वनाथ और क्या बोलते हैं कांदरी महादेव मंदिर, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बोल रहा है उड़ीसा में इस काल के मंदिर निर्माण की कला का सबसे सुंदर उदाहरण देखा जाता है, और वो किस मंदिर में देखा जाता है? वो देखते हैं लिंगराज टेम्पल। आप लोग कभी जाएं उड़ीसा में तो वो आपको एक बहुत सुंदर से एक टेम्पल दिखाई देगा, सीधे इस तरह से बहुत ऊंचा है, उसको लिंगराज टेम्पल कहते हैं। इसी तरह कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है 13th सेंचुरी एडी में बना था। ओके, और पुरी का सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो जो नागर शैली में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स मिल रहे हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, उत्तर भारत में तुर्कों का विजय। अब तुर्क विजय के साथ साथ हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ तराई, और यहीं पर हम जानेंगे कि किस तरह से पहली बार भारत में मुस्लिम्स जो है वो रूल करना चालू करेंगे प्रॉपरली इंडिया में। ओके, अब तुर्क आए कहां से, ये वाला जो इधर रीजन है टर्की, यहां से ये मूव करते हुए आएंगे, इधर पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अरब्स के बारे में, ठीक है, वो आके सिंध तक समेट गए। फिर हमने पहले तुर्क में पढ़ा, तुर्क में पहले पढ़ा हमने गजनी के बारे में। अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले वो गौरी है। पंजाब में महमूद गजनी की विजय के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दो प्रकार के संबंध स्पष्ट तौर पर दिखाई दिए। आपको पता है सबसे पहले गजनी ने यहाँ पर अपना एक एम्पायर सेट किया ना इस पंजाब आसपास के क्षेत्र में। तो बोले जब यहाँ पे इसका एम्पायर सेट हुआ था उस समय हमें हिंदू और मुसलमान जो थे उनमें दो रिलेशंस दिखाई दिए। एक तो क्या कि लूट के माल का लालच होता था कि कौन सबसे ज्यादा लेगा। दूसरा, मुस्लिम व्यापारियों का देश में स्वागत कर रहे थे हिंदू, इस तरह का रिलेशंस था, क्योंकि हिंदू को समझ आ रहा था कि जितने ज्यादा मुस्लिम व्यापारी होंगे ट्रेड बेनिफिट होगा। तो एक तो मुस्लिम व्यापारियों का स्वागत और ज्यादा से ज्यादा कौन प्रॉफिट ले ले लूट के माल में, ये हिंदू और मुसलमान के बीच में कंपटीशन रहता था, ऐसा बोलना है राइटर का। ठीक है, 12वीं सदी के मध्य में तुर्क कबीलों का एक समूह जिनमें कुछ बौद्ध और कुछ बहुमूर्ति पूजक थे, सल्जुक तुर्कों की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया, और दो नई शक्तियां हमें दिखाई दी। ईरान में ख्वारिज्म और उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में हमें गौरी साम्राज्य दिखाई दिया। तो अभी तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि जो गजनी था उसको रिप्लेस करके हमें कौन दिखाई दिए, सल्जुक दिखाई दिए। और यहां पर राइटर बोलता है कि आगे 12th सेंचुरी एडी में सल्जुक को रिप्लेस कर देंगे। ईरान वाले रीजन में हमें ख्वारिज्म दिखाई देता है, और उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में हमें गौरी साम्राज्य या गौर साम्राज्य दिखाई देता है। गजनी के जस्ट बगल में ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, गौरी आरंभ में गजनी के माथक थे, आगे इन्होंने गजनी को तहस नहस फूंक डाला या तहस नहस कर डाला, तोड़फोड़ डाला, खत्म कर दिया, और ख्वारिज्म की बढ़ती ताकत ने इनके मध्य एशियाई महत्वाकांक्षा को रोक लगा दिया। बोल क्या रहा है कि जो गौरी थे ना ये गजनी से ही निकले हुए थे, मतलब गजनी के ही संबंधी थे। ओके, लेकिन आगे चल के गौर के जो लोग थे इन्होंने पूरी तरह से गजनी वाले रीजन को बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद इनके पास क्या ऑप्शन था कि ये इधर मूव करे कि ये इधर मूव करे। तो बोले यहाँ पर इतना पावरफुल ख्वारिज्म किंगडम था ना कि उन्होंने वो वाला जो क्षेत्र था इनका मध्य एशिया वाला उसकी महत्वाकांक्षा छोड़ दी, और अब ये किसकी तरफ देखेंगे, भारत की तरफ देखेंगे। 1173 में गजनी की गद्दी पर शहाबुद्दीन मोहम्मद बैठा। मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम उसका नाम था, और उसका बड़ा भाई गौर पर राज्य कर रहा था। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला रहा गौर वाला रीजन, ये वाला रहा गजनी वाला रीजन। तो बोल रहे कि जो साबुद्दीन मोहम्मद था ये गजनी में बैठता है 1173 में, ये यहाँ पे गजनी में बैठता है, और इसका बड़ा भाई जो है वो यहाँ पर गौर में बैठ रहा होता है, बिग ब्रदर। ओके, मुइनुद्दीन मोहम्मद ने मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया तथा 1178 में रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश किया, जहां पर वो हार गया। अब होता क्या, थोड़ा सा ये ध्यान रखो, भीम द्वितीय जो है गुजरात का शासक वो इसको बुरी तरह से पराजित कर देता है। क्या स्टोरी थी थोड़ा सा जानो। अगर आप देखोगे ना यहां से ये अटैक करता है कौन, मुइनुद्दीन मोहम्मद। अब यहाँ पे मुइनुद्दीन मोहम्मद कौन था, जो कहाँ रूल कर रहा है, गजनी पर रूल कर रहा है। बोले कि जो मुइनुद्दीन मोहम्मद है ना इसने मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे हमें एक पास दिखाई देता है जिसे आप गोमल पास कहते हैं। गोमल पास से होते हुए ये वाला क्षेत्र होता है ना पाकिस्तान का सिंध, इसको उच्च बोलते हैं। यहाँ से होते हुए इधर पहुंचते गुजरात वाले रीजन में। ठीक है, तो मुइनुद्दीन मोहम्मद ने सोचा कि मैं गोमल पास से होते हुए उच्च वाला जो रीजन है वहां से होते हुए सीधे गुजरात पहुंचता हूं, और फिर गुजरात से होके कहां पहुंचेगा, दिल्ली वाले क्षेत्र में पहुंचेगा, ऐसा इसका प्लानिंग था। लेकिन जब ये गुजरात पहुंचता है तो वहां के शासक ने इसे बुरी तरह से पराजित कर दिया 1173 में, और पराजित होने के बाद ये एकदम ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर ये वापस कब लौटता है, काफी समय के बाद लौटता है। सॉरी 1173 में गद्दी बैठा है, 1178 ये इसको करेक्ट कर लो। 1178 में हमें दिखाई दिया कि इसने अटैक किया और अटैक में हार गया। हारने के बाद बिल्कुल ये चुप हो गया, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि भाई मेरा इधर से काम नहीं बनने वाला है। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर ये आएगा, कब आएगा, 1190 में। 1190 तक मोइनुद्दीन पेशावर, लाहौर, सियालकोट को जीत चुका था। अब इसने सोचा इधर कुछ नहीं रखा है, हम ऐसा करते हैं ना, ये जो दूसरा वाला पास है ना खैबर पास, इससे होकर चलते हैं और ये इधर के क्षेत्रों पर अब धीरे धीरे कब्जा करना चालू करेगा। जैसे पेशावर है, लाहौर है, सियालकोट है। लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए जो लोकेशन है। तो पेशावर, लाहौर, सियालकोट इसे जीतते हुए खैबर पास से होते हुए
अब ये एंट्री करेगा कहां पर, दिल्ली में, और ये पहुंच जाता है वहां पर, ठीक है। अब वहां पहुंचता है तो इसे कौन मिलता है, जैसे ही वो पहुंचता है यहां पर इसे मिलता है चहमान। ये चहमान वही है जो ये अजमेर जिसकी स्थापना इन्होंने किया था, इस क्षेत्र पे ये रूल कर रहे थे। बाद में ये तोमर को भी रिप्लेस कर देते और इस पूरे रीजन को अपने नियंत्रण में कर लेते। तो बस राइटर यही बोलता है कि अब जब गौरी इस क्षेत्र से, किसको, पेशावर हो गया, क्या बोलते हैं, कश्मीर हो गया, सियालकोट हो गया, सॉरी पेशावर, लाहौर, सियालकोट, इन्हें जीते हुए जब यहां पर पहुंच रहा है तो यहां पर इसे कौन मिला, पृथ्वीराज चौहान मिला। ओके, और पृथ्वीराज चौहान के साथ में इसकी दो फेमस बैटल होते हैं जिसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराई और सेकंड बैटल ऑफ तराई। इस तराई के युद्ध के बारे में हमको वो कहानी नहीं पढ़नी जो आपने पढ़ रखा है, जो आप लोग टीवी सीरियल्स में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, वो उधर नहीं जाना है हमको, हमारे किसी काम का नहीं है, बहुत बेसिक्स है वो हम जान के निकलते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में हम क्या देखते हैं, 1191 में तराई में, इस लड़ाई में गौर सेना पूरी तरह से तबाह हो गई। दो पक्षों की लड़ाई थी, एक तरफ था गौरी की सेना और इधर थी पृथ्वीराज चौहान की सेना। और हमें पता लगता है कि ये जो अटैक था, इस अटैक के लिए कौन इनवाइट करता है, इस अटैक के लिए गहड़वाल का शासक जिसका नाम था जयचंद, वो इनवाइट करता है गौरी को कि आओ और आकर अटैक करो, हम चुपचाप से रहेंगे, उसका साथ ही नहीं देंगे। और ऐसा था, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान की शक्ति क्या थी ये नहीं जानता था अच्छे से कौन, गौरी। और यही रीजन था कि जब पहली बार इसने अटैक किया तो पृथ्वीराज चौहान ने इसे बुरी तरह से पराजित कर दिया, इसकी सेना को नष्ट कर दिया। लेकिन चौहानों का एक ऐसा रूल कि भाई अगर युद्ध मैदान में हमारा दुश्मन भी गिरा पड़ा रहे तो हम उस हारे को नहीं मार सकते, और उसी वजह से इनने इसे छोड़ दिया। गौरी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और गौरी पावर जान चुका तो वो हारेगा नहीं, वो अगले साल दोबारा बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहा आगे कि पृथ्वीराज चौहान अब तबर हिंद किसको बोल रहा है ये, तो ये जो आपका ओके, जो भटिंडा वाला रीजन है ना पंजाब का, उसको तबर हिंद बोल रहा है। तो तबर हिंद की ओर बढ़ा और जीत लिया। तो हमें पता लगता है कि ये अटैक हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसे डिफीट कर दिया, डिफीट करके छोड़ दिया। अब ये अगली बार और पावर के साथ आएगा, प्रिपेयर होकर आएगा। तराई का सेकेंड वॉर होता है कब, 1192 में। अब ये पूरी प्रिपरेशन से आता है और इस प्रिपरेशन में इसका साथ भी देता है इसका गुलाम, यानी कि अब जो गौरी था उसकी बहुत हेल्प करता है उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको वो यहाँ का क्षेत्र सौंप कर जाएगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी हेल्प की, पृथ्वीराज चौहान से वॉर लड़ा और बाकी राजपूत जो स्टेट थे वो चुपचाप से देख रहे थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अच्छे संबंध बनाए नहीं थे, उन पर अटैक करता रहता था, बार बार उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता था। तो कुल मिला के स्थिति कोई भी पर्सनली नहीं लेगा, मैं पहले बोल रही हूँ ऐसे किताब में लिखा है, बहुत बच्चे भी उठ खड़े हो जाएंगे क्या बोल दिया तुमने, मेरा काम नहीं, किताब में लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों। तो तराई का जो सेकंड बैटल हुआ 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से पराजित करा, न केवल पराजित बल्कि आगे पता लगता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको मार दिया जाता है। और मारने के बाद से ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था ना, जो पृथ्वीराज चौहान का था, शासक मर गया तो किसके कंट्रोल में आ गया, गौरी के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, मोइनुद्दीन गौरी अब इसके कंट्रोल में आया तो ये यहाँ पर रूल तो करना चाहता नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर किसको बिठा देता है, अपने गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे बिठा देता है। इतने पे ही ये नहीं रुकेगा, 1192 के बाद 1194 में ये इसको भी निपटा देता है। जो यहाँ पे बैठे हुआ है ना गहड़वाल शासक जयचंद, उसके साथ चंदावर का वॉर लड़ता है और उसको पराजित करके उसके क्षेत्र को भी अपने में मिला लेता है और इतना बड़ा क्षेत्र हाथ में आ जाता है किसके, गौरी के हाथ में आ जाता है। और ये भारत में रहना नहीं चाहता था ना, शासन करना चाहता था, भारत से लूट मचा के ले जाना चाहते थे। इनका इंटरेस्ट पूरा सेंट्रल वेस्टर्न एशिया में ही बना हुआ था। तो ये यहाँ पर अपने गुलाम ऐबक को बिठाता है। गुलाम ऐबक अभी कुछ ही दिन यहाँ का मैनेजमेंट करता है, तभी गौरी की मृत्यु हो जाती है कब, 1206 में। अब गौरी की मृत्यु हो गई, गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि दो टाइप के गुलाम होते हैं, एक घर के काम करने वाले और दूसरे गुलाम होते हैं जो सैन्य रूप से काम करते हैं। तो बस कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक मर गया तो वो स्वतंत्र हो गया और वो यहाँ का अपने आप को शासक घोषित कर देगा, जिसके बारे में हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, तो ये हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में ना थोड़ी सी चीज और बताई है, वो मैंने थोड़ा सा छोड़ा है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली वो पूरा जो टॉपिक है ना वो अगले चैप्टर से कनेक्ट कर रहा है कि किस तरह से जो सल्तनत काल की नींव रखी गई। तो वो जो 2 पेजेस है ना वो हम वहां पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर इधर कर लेंगे तो वो चीजें ना टूट जा रही, बिखर जा रही हैं, तो इसलिए उसको हम वहां पर देखने वाले। ठीक है, अभी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, बिल्कुल सिंपल सा है। हमने पढ़ा टकराव का युग,
ओके। ये टकराव का युग जो है वो हम कब से कब तक देख रहे हैं, लगभग 1000 से लेके 1200 ईस्वी तक का टाइम पीरियड, इसको हम टकराव का युग कह रहे हैं। ओके। अब राइटर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इस समय क्या स्थिति है, 1000 के आसपास हमें दिखाई दे रहा था कि भाई यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहार वाला रीजन था वो टूट गया और छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स में बंट गया। इन राजपूत स्टेट्स ने पालों को भी रिप्लेस कर दिया, पालों को भी यहाँ से बाहर फेंक दिया। जैसे गहड़वाल का हमने देखा कि पालों को कैसे रिप्लेस करके बिहार वाले रीजन को अपने कंट्रोल में ले आते हैं। ठीक है, अब बाकी क्या हमें दिखाई दिया, बाकी हमें कुछ मुस्लिम इन्वेजन दिखाई दिए। इसको हम इन्वेजन या अटैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भारत में आके रूल नहीं कर रहे थे, सिर्फ आ रहे थे, लूटपाट मचा रहे थे और लूट लेकर जा रहे थे ना, इनका उद्देश्य था भारत में शासन करना। तो बस फर्स्ट जो हमें इन्वेजन दिखाई दे रहा है वो थोड़ा पुराना है ना, 711-12 ईस्वी के आसपास वो हमें दिखाई देता है। तो हमने पढ़ा वो पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया, अरबों ने किया। ठीक है, अरब के बाद हमें वहां पे नई डायनेस्टी दिखाई देती है, फिर नई डायनेस्टी, फिर नई डायनेस्टी, तो अलग अलग डायनेस्टीज आ रही हैं वहां पे, रूल कर रही हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर रखना, 2-4 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। अरब के बाद जो हमें दिखाई दिए तुर्क दिखाई दिए, वो हमें इस समय पे दिखाई देते हैं। और वो जो तुर्क आए थे इसमें हमें 2 फेमस दिखाई दिए, कौन, एक जिसका नाम था गजनी, दूसरा जिसका नाम था गौरी। गजनी या गाजी जो थे उनका उदय कहाँ से हुआ वो हमने जाना, किस तरह से यहाँ पे जो लड़ाकू सैनिक थे गाजी कहा गया और वहीं से उन्हीं के द्वारा एक एम्पायर की नींव रख दी गई और वहां से उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली गजनी। ओके, फिर हमने गौरियों का देखा कि कैसे ये गौरी निकल कर आ रहे हैं, इन्होंने अपना एक किंगडम बना लिया। ओके, फिर हमने देखा कि गजनी ने अटैक किया था तो क्या सारा लूटपाट के उद्देश्य से मंदिरों को लूटे। गौरी ने अटैक किया तो एक बार इधर से अटैक करा था, सक्सेसफुल नहीं हुआ 1178 में, फिर दोबारा अटैक करेगा 1191 में, फिर हारा, फिर तीसरी बार अटैक करता है 1192, फाइनली सेकंड बैटल ऑफ तराई में जीत जाता है, इसको क्षेत्र मिल गया। तो अभी ये बहुत बड़ा चेंज था इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, एक बहुत बड़ा चेंज हमें अब दिखाई देगा क्योंकि अब पहली बार होगा कि भारत का जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य भूमि है, वहां पर कोई मुस्लिम आकर रूल करने वाले हैं। धर्म से मत जोड़ना, जस्ट मैं बता रही हूं आपको, यहां से चालू होगा 1206 से वो रूलिंग टाइम पीरियड हमें चालू होते हुए दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं था भारत में रूल करने का इनिशियली, लेकिन क्योंकि अब वो डेथ हो गई और गुलाम के हाथ में था जो वहां का प्रशासन देख रहा था, तो वहां से सुल्तानों का काल चालू हो जाएगा। अदरवाइज इनका पूरा एजेंडा था कि जितना लूट सकते हो लूटो, लूट कर जाकर अपने जो मक्का मदीना वाला क्षेत्र है ना उसको जीतने में, या उस क्षेत्र को अपने, क्योंकि उनका एक पवित्र स्थल है तो उनका था कि हमारे हमारे हिस्से में आ जाए वो। और कैसे आएगा, उस समय कोई लॉ वाला सिस्टम तो था नहीं, वही था कि वॉर लड़ो और कब्जा लो। तो वॉर कैसे लड़ेंगे, जब आप बहुत पावरफुल रहोगे, आपकी सेना बहुत स्ट्रांग रहेगी, और उसके लिए क्या चाहिए, आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए ना, ये था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अपना फीडबैक दे दीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।